नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं राजकुमार उपाध्याय। आज एक्चुअली काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है कि आप किसी भी बात का निचोड़ निकालने से पहले वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं जो भी डिस्कस करता हूँ, मैं 10 बार सोच के, क्योंकि ये मेरे जनरल कमिटमेंट के जैसा नहीं है, वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्या बोलना है, कितना बोलना है, मैं उसके बाद क्या मैंने बोला है, वो भी मुझे एक बार रिव्यू करना पड़ता है अपलोड करने से पहले। तो ईज़िली आप हो सकता है मैं कोई गलती कर दूँ वीडियो में, या कुछ बात मैं आपको बता दूँ, क्योंकि फाइनेंशियल डिस्कशन हो रही है, तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। तो मैं वो सब चीज़ें पहले से ही करके तब मैं आपके साथ प्रिपेयर करके डिस्कस करता हूँ। तो अभी एक लास्ट एक व्यूअर उनका कमेंट था कि आपने तो कह दिया कि वॉरेन बफेट जी का तो 21% सीएजीआर से रिटर्न है, आपका कैसे 26% आपने ले लिया? तो देखो सर, कैसा है कि मैं आपको भी जवाब दे रहा हूँ इसी बात के लिहाज से। कई बातें हैं। पहली चीज़ है, वॉरेन बफेट सर की बात अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो आपको मैंने पहले भी वीडियोज़ आप देखेंगे तो मैंने बोला है कि बड़ा पैसा छोटे रिस्क पे काम करता है, क्योंकि वो इतना जल्दी मूवेबल नहीं होता है। आप किसी छोटी-सी कंपनी में घुस जाएँगे, आप टाइम से निकल जाएँगे, उसके प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा पैसा है, जैसे वॉरेन बफेट की आपने बात की, तो अगर मैं वो तो एक्चुअली ज़्यादातर बड़े कंपनियाँ में पैसा डालेंगे, छोटे में भी अगर वो डाल रहे हैं किसी में पैसा, तो वो उनको इतना ईज़ी नहीं होता है। 5,000 करोड़ की अगर मार्केट कैप की कोई कंपनी है और उसको 200 करोड़ से तो कम वो खरीदेंगे नहीं। अब वो 200 करोड़ रुपए के शेयर उसको खरीदने जा रहे हैं, अगर वॉरेन बफेट या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल की आप बात कर रहे हो, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो, तो वो 200 करोड़ की अगर वो खरीदने जा रहे हैं वो सोना, वो सिर्फ़ 10 करोड़ का खरीदे रहेंगे ना, तो मार्केट 5% 10% ऊपर भाग जाएगा। तो उनको 2-2 3-3 महीने भी लग जाते हैं वहाँ पोजीशन बिल्ड करने में, और उसके बाद भी वो स्टॉक के रेट अमूमन बढ़ जाते हैं, उनको खरीदते-खरीदते। तो सबका सब वही नहीं खरीदते, वो थोड़ा-सा वो अकेले खरीदने बैठेंगे ना, तो रेट तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। वो 10,000 क्वांटिटी खरीदे, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा, फिर 5,000 क्वांटिटी बेच दिया, फिर मार्केट नीचे आने लगा। फिर वो 10,000 क्वांटिटी खरीदे, फिर 5,000 7,000 बेच दिया, मार्केट को नीचे लेके आए। तो वो एक बैलेंसिंग करते तब जाके वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर पाते हैं। बड़ी जो इंस्टीट्यूशनल संस्थाएँ हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको मूव करना किसी स्टॉक में इतना ईज़ी नहीं होता। हाँ, अगर बड़े स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एचडीएफसी और टीसीएस और रिलायंस जैसे कंपनियों की, ठीक है, उनमें हो जाता है, लेकिन उनमें उतना ग्रोथ नहीं है, उनमें इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होता है कि ना उतना ज़्यादा रिटर्न बनता है। तो ऐसा होता है, इनको इतनी ईज़िली जब वो घुस नहीं पाएँगे कंपनी में, सही भाव पे खरीद नहीं पाएँगे, और फिर बेचने के टाइम पे ऐसा होता है, कंपनी में कुछ भी उनको गलत लगा ना, तो लोअर सर्किट मार-मार के भी बेचना पड़ता है कई बार। तो मतलब स्टॉक खुला एकदम सही टाइम पे है, एक 1% आधा परसेंट ऊपर-नीचे है, लेकिन जब उनको बेचना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो 200, 500, 1000 शेयर नहीं है आपके मेरे जैसे, वो बेचना स्टार्ट करेंगे तो सीधा रेट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ही दिन में तो बेच ही नहीं सकते, थोड़ा-थोड़ा करके उनको बेचते-बेचते उसका भाव नीचे ज़मीन पे आ जाता है स्टॉक का। तो उनके रिटर्न से आप अपना कंपेयर मत करिए। अभी सबसे बड़ा फ़ायदा एक रिटेलर को यही है कि छोटा पैसा है आपका। अभी आपको जो एडवांटेज रहेगी मार्केट में, वो उनको ठीक है, उनको न्यूज़ एक्सेस का थोड़ा ज़्यादा है, उनको कंपनी का फंडामेंटल हमसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से उनको मालूम है, क्योंकि उनको कंपनी के मैनेजर और एमडी इन लोगों के साथ उनका बैठना-उठना रहता है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है कि अभी ये इतना होता भी नहीं है। अभी तो हर एक चीज़ सेबी धीरे-धीरे करके इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हमारी जो रेगुलेरिटी है, जो पूरे स्टॉक मार्केट का देख-रेख करती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो छोटी-छोटी ऐसी जितनी भी अभी तक जितने भी लूप होल्स थे, जो मार्केट में लोग पैसा कमा लेते थे करके उल्टे-सीधे, वो नहीं हो रहे हैं। अभी सबको नॉलेज फ्लो इतना अच्छा है ना, इंटरनेट के थ्रू, बुक्स है, न्यूज़ है, तो उसका एडवांटेज सबको है। तो आप उनसे मत कंपेयर करिए, उनका बड़ा पैसा है, वो इतना तगड़ा मूव नहीं करता है कि अब वो 20% बना ले रहे हैं, तो भाई वो अपनी कंडीशन है उनकी। तो जब आपका पैसा बड़ा हो जाएगा, तो आप ही 15% पे भी आराम से वो कर लेना कि ठीक है भाई, मेरे को 15% भी बहुत है। 15% क्यों नहीं बहुत रहेगा? अगर मैंने अगर आपने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आपको 10% भी ईयर का रिटर्न आ रहा है, तो आपको 1 करोड़ रुपए आ रहा है ना हर साल फोकट में। वो रिटर्न है आपका, चाहे इंटरेस्ट समझ लो, चाहे रिटर्न समझ लो, वो 1 करोड़ रुपए आ रहा है। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 करोड़ में मुझे 1 करोड़ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर 1 लाख इन्वेस्ट करूँगा और 1 लाख में मुझे साल का 10,000 आएगा, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि उतने से तो मेरा कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो
इनिशियल स्टेज में यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा। हाँ, नॉलेज की कमी रहती है, तो लोग उल्टे-सीधे स्टॉक्स खरीदते हैं कि जैसे कि जैसा पूछना था कि भाई मैं स्टॉक खरीदने के टाइम कैसे स्कैन करना है, मतलब क्या-क्या स्टॉक में देखना है। तो एक छोटी-सी लिस्ट भी मैंने बनाई है एक्चुअली कि क्या-क्या मैं देखता हूँ। ऐसे तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कोई भी स्टॉक है, मार्केट है। मैं एक आपको ब्रॉड प्रोस्पेक्ट से कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो कि बेहतर है कि आप स्टॉक परचेज़ के टाइम पे थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा क्या, ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका किस सेक्टर से बिलोंग करता है। जैसे आज के टाइम पे आईटी की मैं बात करूँ, तो आज के टाइम पे आईटी थोड़ा हेडविंड फेस कर रहा है। आईटी में आप सबको कुछ दिन पहले पता चला होगा ना कि टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया, या फिर उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो बहुत उठा-पटक है। एआई आ गई है, तो काफ़ी सारा काम एआई से हो रहा है, और उसके बाद फिर वो कैसा जाता है, कैसा होता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी मालूम है कि सही टाइम नहीं चल रहा है आईटी सेक्टर का, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको कुछ कुछ तो आपको क्लू मिलने लगे कि हाँ, अब यहाँ से आईटी सेक्टर वापस टर्न करने वाला है, तो सही टाइम होगा आपको खरीदने के लिए। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कंपनी में मार्केट कैप। मार्केट कैप एक्चुअली कैसे कि पूरे कंपनी के जितने शेयर बिके हुए हैं, उनकी करंट वैल्यू क्या है। तो सब पूरे जितने शेयर जिस करंट रेट पे मार्केट में एलोकेटेड हैं, तो उसका सारा वैल्यू निकाल के उसका मार्केट कैप निकाला जाता है। तो बड़े मार्केट कैप में अगर ग्रोथ अच्छा है तो वो भी अच्छा करेंगे, लेकिन छोटे मार्केट कैप को, जैसे हमने आपको बताया ना, रिटेलर को फ़ायदा है मार्केट में, तो वैसी छोटी कंपनियों को भी फ़ायदा होता है। कई बार क्या होता है ना, बड़ा सेक्टर अगर बड़ा है, कि जिस सेक्टर में बहुत स्कोप है और आगे चल के बहुत ग्रोथ होने वाला है, और तो उस सेक्टर का अगर मैं एक छोटा मार्केट कैप देख लूँगा, छोटा इन द सेंस कितना भी छोटा नहीं कि 100 करोड़, 150 करोड़ का मार्केट कैप, वो तो बहुत आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी कंपनियाँ जो मार्केट कैप की कंपनियाँ होती हैं, उनको लेके कुछ ज़्यादा कन्फर्म नहीं होता कि वो क्या करने वाली है ना, वो तो अपने फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छे से डिस्क्लोज़ करती हैं, और ना हमको बहुत ज़्यादा कुछ मालूम पड़ता है। तो उन कंपनियों में ज़्यादातर ये लफड़े भी बहुत रहते हैं, तो उतना छोटा नहीं। मतलब कि अगर ठीक-ठाक कंपनी लग रही है, तो बेलो 1000 सीआर मार्केट कैप में तो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो आपको मार्केट कैप भी देखना पड़ेगा कि मैं किस मार्केट कैप, कितना बड़ा मार्केट है और ये मेरी कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। तो अब वो कंपनी, पहली चीज़ तो सेक्टर, उसका सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए, उसका मार्केट कैप आपके अकॉर्डिंग रहना चाहिए ठीक-ठाक। बड़ा सेक्टर, छोटा मार्केट कैप। और उसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा क्या, फिर और चीज़ जो देखना है, आपको देखना है कि उसमें प्रमोटर होल्डिंग है कि नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग नहीं भी है, तो एफआईडीआई उस स्टॉक में उनकी क्या पोजीशन है। कई बार क्या होता है ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स आप स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो वो कई बार वो रिटेल में भी ऑर्गेनाइज रहते हैं, मिक्स रहते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। कई लोग खुद को कई प्रमोटर वो रिटेल कैटेगरी में भी जाके उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको मालूम पड़ जाता है, तो वो सब देखना पड़ेगा कि ओनली रिटेल नहीं, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स भी देखने पड़ेंगे कि ऐसे नहीं, अभी रिटेल ज़्यादा बढ़ने के ना, जो सबसे अच्छा तरीका मालूम पड़ता है कि बहुत सारे रिटेल इसमें घुस गए। रिटेल क्या क्यों आता है किसी स्टॉक में, वो उसको सस्ता जब लगने लगता है, लेकिन एक्चुअली ये कोई अच्छी थ्योरी नहीं है कि जब स्टॉक का सस्ता हो रहा है तो उसमें घुस जाना। तो रिटेल, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो टाइम पे जाते हैं, तो रिटेल की जो शेयर होल्डर पैटर्न आप देखेंगे, तो शेयर होल्डर पैटर्न में काउंटिंग में आप देखेंगे तो रिटेल कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता जा रहा है अगर रिटेल, तो वो टाइम पे आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा कि अचानक से बहुत सारे रिटेल तो इसमें नहीं घुस गए। और उसके बाद आपने ये तो देख लिया, उसके बाद एफआई भी आप देख लीजिए, डीआई कौन है उसमें, ये देख लीजिए, उनके प्रमोटर कैसे हैं। हो सके तो उनके प्रमोटर्स के नाम निकालिए, आप उनके बारे में जितना हो सकता है सर्च कीजिए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो पहले क्या काम कर चुके हैं, कहीं उन पे कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं। मतलब कुल मिला के उनकी पूरी प्रोफाइल आप देखिए, आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आपका सब पूरा प्रोफाइल चेक होता है ना, तो हम तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हमको तो ये देखना पड़ेगा ना कि उनके प्रमोटर कैसे हैं, उनके सीईओ कैसे हैं, उनके एमडी कैसे हैं, उनका काम कैसा चलता है। उसके अलावा जो एक चीज़ है, पीई, आपने हमेशा सुना होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो जिसको कहते हैं। 50% ऑफ टाइम तो जो आपको देखना है वो पीई ही रहता है। पीई को भी आपको ये देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल पी जो है उसका वो कैसा था। मतलब कि अगर पहले किस पी पे स्टॉक बिकता था, अभी किस पी पे स्टॉक बिक रहा है, पहले क्या कंडीशंस थे कि जो इस पी पे कल कल वो 50 के पी पे बिकता, आज 20 के पी पे क्यों बिक रहा है, अगर वो बिक रहा है, और कल वो 20 के पी पे बिकता था तो आज 50 के
पी पे क्यों बिक रहा है वो स्टॉक, वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्या वो जस्टिफाइड है कि जो रेट पी हिस्ट्री और करंट पी में जो अंतर आए हैं, आपको जनरली 20 का पी कंसीडर किया जाता है कि एक अच्छा पी होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक का अलग अलग पी लोग देते हैं। अभी जैसे HPCL है, इंडियन ऑयल कंपनी है, इनको ज़्यादा पी नहीं मिलता है। अब वैसे कुछ हाई ग्रोथ कंपनियां हैं, हॉस्पिटल सेक्टर है, इनको थोड़ा ज़्यादा पी मिलता है क्योंकि इनका बिजनेस ज़्यादा स्टेबलाइज है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई हॉस्पिटल जल्दी बंद होते हुए, तो ये देखना पड़ेगा। उसके अलावा बुक वैल्यू आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का हिस्टोरिकल बुक वैल्यू क्या था, अभी क्या है, और वो बुक वैल्यू कहीं ऐसा तो नहीं बहुत महंगा हुआ। वो बुक वैल्यू पे आपको ROE भी देखना पड़ेगा। वो टाइम पे अगर ये बुक वैल्यू था तो अभी का बुक वैल्यू पे क्या ROE, क्योंकि बुक वैल्यू ही इक्विटी कहलाता है। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी का 80 का अगर बुक वैल्यू है, आप उसको 100 रुपीज़ पे कर रहे हो या 800 पे कर रहे हो 80 के इक्विटी के लिए, तो वो आपका प्रीमियम हो गया। वो जो आप बुक वैल्यू के ऊपर आप स्टॉक का प्राइस आप पे कर रहे हो वो प्रीमियम, तो आपको वो प्रीमियम देखना पड़ेगा कि ये प्रीमियम मैं क्यों पे कर रहा हूँ, वो आपको समझना पड़ेगा। अब बुक वैल्यू के ऊपर ही इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी रहता है आपका ROE, तो वो ROE देखना पड़ेगा कि मेरे बुक वैल्यू पे रिटर्न कितना मिल रहा है, मेरा बुक वैल्यू कितना मैं पे कर रहा हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो जो चीज़ें आपको थोड़ा अच्छे से रिसर्च करना है, मैं वो सारा एक आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ। तो बाकी आपको कुछ डाउट्स रहेंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें पूरी इतनी मोटी बुक बन जाएगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड है भाई, कॉम्प्लिकेशन का ही तो पैसा है मार्केट में। तो सब इतना ईजी रहता था तो सब लोग तो नहीं, जिसका भी मर्जी कर लेता था वो कर लेता था। हाँ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है मार्केट। आप एक बार ट्राई करोगे ना तो आप रोज की रोज बेटर होते जाओगे। मैंने बुक वैल्यू की बात की, ROE की बात की। अब ग्रोथ भी आपको ROE के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर कंपनी का ROE 30% है तो मेरा ग्रोथ भी अगर 20% हुआ तो 10% जो मेरा ROE एक्स्ट्रा कंपनी जनरेट कर रही है, तो वो कहीं आपको देखना पड़ेगा मेरे को। जहाँ तक है ऐसे टाइम पे कंपनी आपको डिविडेंड में दे देती है वो 10% ROE के एक्स्ट्रा। हाँ, अगर उनका ग्रोथ भी 30% है, ROE भी 30% है, वो तो एकदम से समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया। अब लेकिन कैसा होता है कई कंडीशन में, अगर उनका ग्रोथ 50% से कंपनी ग्रो कर रही है, उसका ROE 30% हो गया, तब उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि वो ग्रो तो कर रही है 50%, रिटर्न निकाल रही है 30% से, तो फिर उनको ग्रो करने के लिए वो फंड कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको एडिशनल फंड चाहिए ना, फिर वो 20% एक्स्ट्रा अपने रिटर्न से ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए। तो उस कंडीशन में भी दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अगर उनको ऐसा हो सकता है कि उनके एक्सपेंस कंपनी के कम हो रहे हैं, उनको लेवरेज मिल रहा है। लेवरेज इन द सेंस कि अगर कोई आदमी 2 लेबर रख के 2,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उसी 2 लेबर पे वो अगर 4,000 का रेवेन्यू जनरेट करने लगे, तो उसमें क्या होता है, उसको लीवरेज मिल जाता है ना, कि उसका एक्सपेंस तो नहीं बढ़ा, रेवेन्यू उसका बढ़ गया। तो उस कंडीशन को भी थोड़ा आपको मिला के देखना पड़ेगा। तो और फिर कंपनी क्या करती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन ही है, कुछ एक्स्ट्रा लीवरेज नहीं मिल रहा उनको, तो फिर वो दूसरा कैसा करते हैं, कंपनी कई बार इक्विटी डाइल्यूशन करती है। इक्विटी डाइल्यूशन का मतलब हो गया कि कोई कंपनी अगर 1,000 शेयर में बटी हुई है, तो वो 50 शेयर और जाके वो 1,000 को 1,050 शेयर में बांट देती हैं। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका रिटर्न और उनकी होल्डिंग की वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि अभी जिस शेयर का 1,000 हिस्सा था उसका 1,050 हिस्सा हो गया। तो ऐसी कंडीशन तब कहलाती है जब स्टॉक का डाइल्यूशन किया जाता है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कर्ज लेके तो ग्रोथ नहीं कर रही है। अगर कर्ज लेके ग्रोथ कर रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। फिर ROE के साथ उसको आपको देखना पड़ेगा, कहीं उनका कर्ज की वजह से मेरा ROE तो नहीं फर्क पड़ रहा है। अगर वो कंटिन्यू कर्ज को भी अच्छे से जो कंपनी पैसा ले रही है ग्रोथ में, उसको भी अच्छे से यूज कर पा रही है, तो आपका ROE भी कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और ROE भी बढ़ रहा है, तो एकदम करेक्ट है। तो उसके अलावा भी सेल्स ग्रोथ तो मैंने बात कर ही ली है। उसके अलावा सेल्स ग्रोथ में भी आपको देखना पड़ेगा इंडस्ट्री का सेल्स ग्रोथ कैसा है। इंडस्ट्री का भी सेल्स ग्रोथ मतलब उसके पीएस ग्रुप जो हैं उन लोग भी कैसा सेल्स कर रहे हैं। पूरा इंडस्ट्री का ओवरऑल भी आप देख सकते हैं कि उनका सेल्स ग्रोथ कैसे जा रहा है। उसके बाद उनका आपको पीयर ग्रुप से उनको मैच करने के बाद, जैसे मैं बोलता हूँ अगर वोल्टास है और ब्लू स्टार दोनों AC बनाती है, तो ब्लू स्टार का अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, वोल्टास का सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि ब्लू स्टार ज़्यादा सेल कर पा रही है तो ज़्यादा मार्केट ले ले रही है, और वोल्टास के
कंपनी में क्या प्रॉब्लम है कि वो अपना मार्केट शेयर खो रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपकी कंपनी मार्केट शेयर एक्वायर कर रही है, ऐसा तो नहीं कि वो मार्केट शेयर अपना खो रही हो। उस ये सब देखने के बाद फिर आपका सेक्टर का फ्यूचर भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं जिस सेक्टर में जिस स्टॉक में ले रहा हूँ, कहीं ऐसा टाइम तो नहीं है कि आप 2005 के टाइम पे एसटीडी का व्यापार करने चले गए जबकि उसका टाइम अब जाने वाला है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। वो टाइम पे तो मोबाइल का कारोबार करना सबसे बेटर था ना। अब आगे का कैसा होगा वो एक बार एक ब्रॉड आपको देख लेना पड़ेगा कि पूरा ओवरऑल क्या सिचुएशन है, ये बिजनेस का फ्यूचर कैसा है। और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके ये भी देख सकते हैं आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे जा रहा है, क्या इस लास्ट बजट में, या फिर गवर्नमेंट इस पे कुछ कर रही है कि नहीं, ये सेक्टर के लिए अगर कुछ कर रही हो तो वो भी बेटर है। उसके अलावा भी आप जैसे मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, अगर मार्केट अच्छा ऊपर जा रहा है तो वो टाइम तो ये तो नॉर्मल हर स्टॉक लेने के पहले आपको देखना ही पड़ेगा कि मार्केट सेंटीमेंट कैसा है। अगर मार्केट सेंटीमेंट सही नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म में लेके रखना है तो गिरते हुए बाजार में खरीदना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको लेना है तो सिर्फ चढ़ते हुए बाजार में ही लेना पड़ेगा। ये बहुत नॉर्मल सी थ्योरी है। और उसके अलावा कौन कौन एनालिसिस आपने पहली बार सुना होगा, ये मेरा एक पर्सनल मेरे खुद मेरा ओरिजिन है जो मैं फॉलो करता हूँ। कौन कौन एनालिसिस, कंपनी कह क्या रही है और कंपनी कर क्या रही है। तो आपको पिछले 3 साल 4 साल का पूरा बैलेंस शीट आपको देखना पड़ेगा। 3-4 साल में उसने फ्यूचर गाइडेंस कैसे दिए हैं और उसने पूरे कैसे किए। कई कंपनियां होती हैं कि वो हमेशा कई क्या जो भी मेजोरिटी ऑफ कंपनी जिनको अपना गुडविल बना के चलना है, जो अच्छी कंपनियां रहती हैं मतलब वो आलतू फालतू के गाइडेंस नहीं देती हैं, वो बचती हैं इन सब चीज़ों से। और कई बार क्या होता है, अगर उनको 15% से ग्रो करना है तो 12 से 14% तक एस्टिमेट देती हैं कि हमारे ग्रोथ का ये फॉरकास्ट रहेगा। तो लेकिन फिर अच्छे से ग्रोथ करती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं जो थोड़ा गलत सलत भी बताती हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि ईमानदार है कि नहीं कंपनी अपने कॉन कॉल में इन्वेस्टर्स के साथ में, जो आपको एक सही पिक्चर आपकी क्लियर करके दे देगा कि इस वाले कॉन कॉल में जो कंपनी ने कहा है उसमें क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों के साथ भी आपको स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है आपने, अब आई बात इंट्री की खरीदने की, तो वो टाइम पे आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल। वो टाइम आप थोड़ा सा टेक्निकल देखेंगे तो सही बेटर एंट्री के लिए टेक्निकल से एक सही सपोर्ट पे कंपनी कंपनी में ज़्यादा तगड़ी गिरावट तो नहीं है। स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक प्राइसेस में लगातार तो गिर नहीं नीचे नहीं जा रहा है स्टॉक का भाव, तो कोई ना कोई बात हो सकती है। वो स्टेबलाइज तो कम से कम एटलीस्ट वो स्टेबलाइज तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वो गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे, एक मोरुबोजू दो मोरुबोजू मतलब मोरुबोजू कैंडल का नाम है जो बना के नीचे जाती है कंपनी, तो वो लगातार ऐसा तो नहीं कि वो नीचे ही गिर रही है। तो वो टाइम पे सब्र रखिए। वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। टेक्निकल की तो मैं बात बाद में करूँगा, वो भी एक पूरी रामायण ही है टेक्निकल भी। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जो कुछ बताया है ये कोई मैंने आपको मंत्र नहीं दिया है कि आप ये रट्टा मार लो। मैंने आपको सिर्फ सोचने का और देखने का एक जरिया बताया है। आप मार्केट में अगर स्टॉक खरीद रहे हो तो किस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये सब के अलावा भी बहुत सारे रेशियोज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ऐसा कोई आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप इतना सब भी एनालिसिस कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि 90% ऑफ नॉइस आप एकदम से निगलेक्ट कर सकेंगे अपनी इन्वेस्टिंग में। तो बाकी भी होता है। इन सब चीज़ों को देखने के अलावा आपको थोड़ा देखना है कि कंपनी जो बैलेंस शीट आ रहा है उसको थोड़ा सा अंदर जाके तो एक निगाह तो देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई प्रोडक्ट जनरेट कर रही है, माल बेच रही है, उसको पैसा ही नहीं मिल रहा। जैसा लास्ट टाइम पे भी एक स्टार फूड करके कंपनी है, उनका सेम स्टोरी हुआ। तो उनके तो ना उनका इन्वेंट्री में है कुछ भी, ना उनके इन्वेस्टिंग में कुछ है। वो बस उनका सेल्स ग्रोथ लगातार एकदम बूम करके जा रहा है, लेकिन जब बाद में देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि सारा का सारा पैसा उनको आने वाला है। सब उनका पैसा माल उधार में ही बेचा है उन्होंने। तो वो आपको एक देखना पड़ेगा रिसीवेबल्स उनका कहाँ पे जा रहा है। तो झूठ मूठ का कि हाँ मैंने तो इतने का रेवेन्यू बनाया और इतने का प्रॉफिट किया, वो सब पेपर में रहेगा। पता लगा पैसा तो आया ही नहीं, तो फिर मैं क्या कल वो
तुम बोल दोगे कि तू सामने वाली कंपनी तो भाई मेरे पैसे ही नहीं लौटा रही, वो कंडीशन में अभी तो तुमने मुझे पेपर पे प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन बाद में तो मैं तो डूब जाऊँगा ना। इसी रीज़न से आप स्कैनर के भी भरोसे मत रहिए, आपको थोड़ा इन डेप्थ भी देखना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों को क्लैरिटी कन्फर्म करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, आप की होल्डिंग आपको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। कोई म्यूचुअल फंड है तो वो म्यूचुअल फंड पूरे एनालिसिस करके आते हैं, कम से कम एक फ्रॉड कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं करते। गेंसोल इंजीनियरिंग एक स्टॉक हुआ करता था, सोलर का काम करता था, आप उसका जाके देखो, कोई बड़े म्यूचुअल फंड वाले उसमें नहीं आए थे, और उनका भी वो तो पूरा का पूरा फ्रॉड ही करके गए। ऐसी कंपनियों से क्या करना, लेकिन उनका भी ग्रोथ इतना ज़्यादा था, आरओई हिसाब से नहीं थे, एकदम से दबा के पूरा इतना बढ़िया से उल्लू बनाया उन लोगों ने इन्वेस्टर्स को के समझ लीजिए कि 300-400 कुछ रेट पे आईपीओ लेके आए थे, 1200-1400 रुपए तक रेट लेके गए, अपना माल वहां से बेचा प्रमोटर ने, और उसके बाद फिर प्रमोटर बेचते गए, पब्लिक खरीदती गई, प्रमोटर बेचते गए, और रिटेल खरीदता गया, और लास्ट में जब सारा एक बार टीवी पे आ गए, वो न्यूज चैनल वाले भी बैठा दिए, तो वो भी बस बताने लगे दुनिया भर की राम कहानी, ये करेंगे वो करेंगे, हमारी कंपनी ऐसा कर लेगी वैसा करेगी, ये तो हमारे लिए जो डेप्थ है ये तो कुछ भी नहीं है। उधर से बैंक करप्सी हो रही है स्टॉक में उनके कंपनी की, और इधर से वो दुनिया भर का बोले, तो दूसरे दिन पब्लिक आई, धुआंधार माल खरीदा पब्लिक ने, और भाई साहब उस दिन भी बेच के निकल गए। आज वो स्टॉक 40-50 रुपए में रहेगा, पता नहीं, मैं तो देखता भी नहीं अभी। तो फ्रॉड कंपनियां भी होती हैं, नहीं सब होती हैं मैं मानता हूं, लेकिन 1-2% कंपनियां वो भी होती हैं जो फ्रॉड का काम करती हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एक लंबी जर्नी है, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपको इतना नहीं करना है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आप 1-1.5%, 1% का लगभग आधा परसेंट 1% आपसे चार्ज करते हैं वो, फिर वो आपने उनको दे दिया, तो कब खरीदना है कब बेचना है अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन वही मैंने बात बताई ना कि एक बड़ा पैसा मूव धीरे धीरे करता है, लेकिन ये भी चीज़ है कि वहाँ पे आपको नुकसान होने का भी उतना चांस नहीं रहता है। तो आप खुद से ज़्यादा नुकसान कर लेंगे आप जब तक समझेंगे नहीं पूरा कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट का, तो जब तक म्यूचुअल फंड से बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको करना है तो मच बेटर है, आप खुद से करिए, और मेरा चैनल फॉलो करिए, मैं हमेशा आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा। यहाँ तक कि तो मैं आपको आपके हर एक कमेंट पे ज़रूर मैं जवाब देता हूँ, या फिर मैं उस पर वीडियो लेके आ जाता हूँ। मैं मेरे वीडियो में आपके सवालों का भी जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज मिलेगी, और बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। कोई मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, जो भी है एकदम परफेक्ट और जेन्युइन है मेरी तरफ से। जब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।